गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सेल के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, थर्मोकपल सेल, वोल्टाइक सेल, सारे सेलों के बारे में इंट्रोडक्टरी हमने किया था। इस सेल में कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो सेल से संबंधित आते हैं। हालांकि सेल को हम कई रूपों में केमिस्ट्री में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, तो उनमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लिए यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो एक महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने पढ़ा था कि यह वैसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग इसमें वास्तव में दो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, खास करके हम लोग कार्बन डॉट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का परिभाषा हम बैक क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि वह सेल द सेल विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वह सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और सबसे ज्यादा हम लोग इसमें इस्तेमाल भी करते हैं। तो जो जिस केमिकल्स के केमिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है वह एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कई तरह के आयनों के जब उससे करंट फ्लो किया जाता है तो उसमें कई तरह के आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का फ्लो होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे हम लोग नौसागर, अमोनियम सल्फेट, HCl, कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वास्तव में इसका जो संरचना है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट मेटल कंडक्टर, खास करके कार्बन पार्शियली डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर देखें तो दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं जो किसी बर्तन में होते हैं। तो इसमें से एक इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं और एक को कहते हैं कैथोड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक्सटर्नल लोड है जो हमारा रेसिस्टेंस है जो हम दिखा। अगर इसका इक्विवेलेंट सेल हम लोग इस्तेमाल करें तो यहाँ पे इंटरनल सेल, हालांकि हम लोग शॉर्ट में दिखा रहे हैं, ये स्मॉल, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट सेल इस तरह का कुछ होगा जिसे हम फिगर में दर्शाते समय साधारणतया इस रूप में दर्शाते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस इंटरनल पार्ट है, इसलिए हम इसको दर्शाते नहीं, यहाँ हमने समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो एक सेल का वास्तविक संरचना यह है, और जब सर्किट में हम लोग समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्तेमाल करते हैं, और केवल जब हम सर्किट में दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। द पॉजिटिव चार्ज accumulates at one electrode due to chemical reaction is called cathode। एक्चुअली में जब हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वह दो इलेक्ट्रोडों में से एक इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगता है जिसे हम लोग कहते हैं कैथोड, और जहां पर निगेटिव चार्ज जमा होना शुरू होता है उसे हम लोग कहते हैं एनोड। तो जहां पॉजिटिव चार्ज जमा होता है वो कैथोड और जहां निगेटिव चार्ज होता है एनोड। तो इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड का नाम हो गया कैथोड और एनोड। मुख्यतः यहाँ पर इसके तीन प्रॉपर्टी जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 में लगातार आते रहते हैं, खास करके तीन प्रॉपर्टी को पढ़ना है। वह है EMF, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या है EMF जो हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए कि सेल वास्तव में क्या है, तो सोर्स ऑफ EMF। नाम के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लगता है कि यह फोर्स का कोई प्रकार है, लेकिन वास्तविकता में यह कोई फोर्स नहीं है। दिस इज एनर्जी, यह प्रोवाइड करता है एनर्जी जिसके कारण सर्किट में चार्ज का फ्लो होता है। शुरुआती कुछ मिसकंसेप्शन में हम लोग चार्ज के सोर्स के रूप में भी इसको देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह एनर्जी का सोर्स है जिसके कारण चार्ज फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यू टू चार्ज फ्लो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। यहाँ अगर हम परिभाषा की बात करें, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल, सेल के द्वारा उत्पन्न की गई एनर्जी जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल सर्किट के भीतर में मूव करती है, EMF, सेल का EMF कहलाती है। सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण सर्किट के भीतर चार्ज फ्लो करते हैं कहलाते हैं EMF। EMF वास्तव में इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब
किसी प्रकार का करंट हमारे सेल से प्रवाहित नहीं हो रहा है, उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कहलाएगा ईएमएफ। या यूं कहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के भीतर दोनों कैथोड और एनोड दोनों ही इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ईएमएफ। दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सेल टू कंटिन्यू फ्लो ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट। सेल के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा, सेम वही बात है जो ईएमएफ के लिए, सेल के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा जिसके कारण चार्ज फ्लो करती है। यहां भी था सेल के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा जिसके कारण चार्ज फ्लो करती है। दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ? तो याद रखिएगा, टर्मिनल वोल्टेज वह सेल के द्वारा दिया गया वह एनर्जी जिसके कारण एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज फ्लो करती है, टर्मिनल वोल्टेज, या उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इंटरनल सर्किट में जो इसके कारण चार्ज फ्लो होता है, बैक क्लास में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के भीतर चार्ज फ्लो करता है निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड एक्सटर्नल सर्किट मतलब आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के भीतर चार्ज फ्लो करती है निगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बाहर अर्थात एयर में, हवा में, जब सर्किट में करंट फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इंटरनल सर्किट के कारण, इंटरनल सर्किट में जिसके कारण चार्ज फ्लो होता है वह एनर्जी ईएमएफ, और एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज फ्लो जिस एनर्जी के कारण कहलाती है वो पोटेंशियल डिफरेंस, या उसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। एक्चुअली में इसका मान निकाला जा सकता है या बराबर होता है, ओम के नियम से आप जानते हैं भी। ओम के जो डिफाइनिंग इक्वेशन था रेसिस्टेंस का, अगर सर्किट के किसी पार्ट का रेसिस्टेंस हमको पता है और उस पार्ट से प्रवाहित होने वाले करंट का मान पता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल विल गिव्स द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी पार्ट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल ही कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज। ऑलरेडी यह पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका भी यूनिट वोल्ट ही होगा। तो दोनों में समानता, ईएमएफ भी एनर्जी प्रोवाइड करती है पोटेंशियल, या भी पोटेंशियल, इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट है, उसका भी ऐसा यूनिट। अंतर, एक महत्वपूर्ण अंतर यही है कि सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के भीतर का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाती है, और बाहर जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ टर्मिनल वोल्टेज का। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के भीतर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और बाहर हो गया टर्मिनल वोल्टेज, दोनों का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसका वैल्यू भी बराबर आया है। तीसरा प्रॉपर्टी है इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। The resistance offered by electrolyte to stop the current passing through itself। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, या जो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज फ्लो कर रहा, इस चार्ज को रोकने के लिए जितना रेसिस्टेंस ऑफर की जाती है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा वही कहलाती है इंटरनल रेसिस्टेंस। इसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इंटरनल पार्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस को दर्शाना संभव नहीं, यहाँ समझने के लिए हमने शो किया है, तो आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मतलब लोड। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा अपने से प्रवाहित होने वाले करंट को रोकने के लिए जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसे इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। कई बार बोर्ड में यह क्वेश्चन आ गया है कि आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस कितना। आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस का मान 0 होता है, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। फिर एक क्वेश्चन यह भी आता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करती है। इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करती है। दोनों प्लेट के बीच कितना सेपरेशन है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। दैट मीन्स जितना ज्यादा सेपरेशन होगा रेसिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका जो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। सेपरेशन जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा।
ये दोनों ही सेल जितने नजदीक में होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड जितने नजदीक में होंगे उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी उतना कम होगा, और इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा तो वह सेल उतना ही लाभदायक होगा, उपयोगी होगा। तो इसलिए सेलों के इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा वह सेल उतना ही आइडियल होगा। दूसरा, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रोड। एरिया, प्लेट का एरिया कितना है? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट, जैसा कि हम लोग इक्वेशन में देख रहे हैं। अर्थात प्लेट जितना पतला होगा इंटरनल रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, प्लेट जितना मोटा होगा, प्लेट का एरिया जितना अधिक होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो मोटे प्लेट वाले बैटरी सेल का जो इलेक्ट्रोड होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस मोटे प्लेट वाले सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा, अर्थात आइडियल होगा। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर, यह कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, कंसंट्रेशन जितना कम होगा अर्थात जितना पतला घोल होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो इसीलिए हम लोग बैटरी में लगातार पानी का इस्तेमाल करके उसको गाढ़ा से पतला बनाते हैं ताकि उसका कंसंट्रेशन कम से कम हो। कंसंट्रेशन जितना कम होगा इंटरनल रेसिस्टेंस उतना कम होगा और सेल उतना आइडियल होगा। इसलिए समय समय पे हम लोग बैटरी में पानी को चेंज करते हैं। तीसरा है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात हाई टेम्परेचर पर इंटरनल रेसिस्टेंस कम होंगे और लो टेम्परेचर पर इंटरनल रेसिस्टेंस हाई होंगे। इसलिए हमें हाई टेम्परेचर पर कभी भी सेलों को नहीं, बैटरी को नहीं रखना चाहिए, नॉर्मल डार्क प्लेस पे का मतलब रखना चाहिए, जिससे जितना कम इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वह सेल उतना ज्यादा है। इंटरनल रेसिस्टेंस इन चार बातों पर निर्भर करती है, सेपरेशन, एरिया, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। लेकिन इस सब के बावजूद इंटरनल रेसिस्टेंस अलग अलग सेल के अलग अलग होंगे, ये तय है। लेकिन अगर एक ही तरह का सेल है तब भी उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। एक ही तरह के सेल का भी इंटरनल रेसिस्टेंस अलग अलग होंगे। इससे कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने में मदद मिलेंगे। याद कर लीजिएगा, इस सेल आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके 3 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस पढ़े। इसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस, आइडियल सेल का कंसेप्ट, और तीसरा द फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन। उन सारे फैक्टरों का नाम लिखिए जिस पर किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के अलग अलग पोजीशन पर क्या क्या सिचुएशन में हमें कब ध्यान रखना चाहिए, सेल के अलग अलग उपयोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक इन तीनों प्रॉपर्टी को याद करके दीजिए हमें इजाजत। गुड नाइट, शुभ रात्रि।